हेलो दोस्तों, स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप साइंस अपने दिमाग में एकदम फिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमेशंस और वीडियोस की मदद से हम साइंस के सभी टॉपिक क्लियर करेंगे क्योंकि एनिमेशंस दिमाग में सेव हो जाते हैं। वीडियो के लास्ट में प्रीवियस ईयर MCQ हैं तो एंड तक बने ही रहें। बायोलॉजी सीरीज़ के पहले टॉपिक सेल को चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल होता क्या है। सेल को हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स। प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। ऐसे भी जानवर हैं जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, लेकिन ऐसे भी जानवर हैं जिनकी बॉडी में एक से ज़्यादा मतलब मिलियन ट्रिलियन भी सेल हो सकते हैं। जैसे कि हम ही लोग हैं, मनुष्य और जानवर और पेड़ पौधे, इनमें अरबों खरबों सेल्स होते हैं, अरबों खरबों कोशिकाएं होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनते हैं। ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। लेकिन ऐसे जीव जंतु जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं जैसे कि मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी में बोले तो जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि सेल जो होता है वो एक मनुष्य या फिर किसी भी जीव जंतु के शरीर का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। मतलब पूरा स्ट्रक्चर एक सबसे छोटी यूनिट से बनता है, वो सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। और जितने भी बॉडी में फंक्शंस होते हैं वो सब सेल से ही शुरू होते हैं। सेल में बॉडी के सबसे ज़्यादा फंक्शंस पाए जाते हैं। द डिस्कवरी ऑफ सेल वॉज डन बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 बट इट वॉज डेड। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ई में रॉबर्ट हुक ने की, परंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। जब सबसे पहले सेल को खोजा गया था तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को खोजा था, लेकिन जो सेल इन्होंने खोजा था वो डेड सेल था, उसमें जीवन नहीं था। लेकिन सबसे पहले जो जीवित सेल की खोज की थी वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रॉबर्ट हुक वाला जो है वो क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, लेकिन वो डेड था। जीवित सेल की खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, हम सेल के बारे में कुछ भी स्टडी करते हैं, कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस स्टडी को बोलते हैं हम साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और जो रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सबसे पहले डेड सेल मतलब मरी हुई कोशिका को खोजा था, उनको बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के पिता भी उनको कहा जाता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखना है क्योंकि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। आगे बात करते हैं हम सेल थ्योरी की। कोशिका सिद्धांत। जर्मन बोटनी साइंटिस्ट M.J. शेलेडन एंड जर्मन जूलॉजी साइंटिस्ट थियोडोर शेवान केम विद सेल थ्योरी। जर्मन के एक वनस्पति विज्ञानी थे M.J. शेलेडन ने और जर्मनी के ही एक जंतु विज्ञानी थियोडोर शेवान ने कोशिका सिद्धांत को जन्म दिया। ये सेल थ्योरी सेल के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस बताती थी कि सेल क्या क्या फंक्शंस करते हैं। आइडियाज़ क्या थे सेल थ्योरी के। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें कुछ ये थी। एक, एवरी लिविंग थिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। मतलब चाहे कितना भी बड़ा जीव जंतु क्यों ना हो, लेकिन उसकी उत्पत्ति एक सेल से होती है। वो एक सेल दो हिस्सों में टूटता है और दो सेल बनाता है, वो दो सेल फिर चार बनाते हैं। इस तरीके से एक ही सेल बार बार डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स को जन्म देता है। इस डायग्राम में मैंने दिखाया भी है आपको। ये एनिमेटेड जो डायग्राम्स होते हैं, ये वीडियो डायग्राम्स होते हैं, इससे एक एक चीज़ें क्लियर हो जाती है। ये देखिए, ये दो सेल्स हैं। सबसे पहले इनका न्यूक्लियर
स्ट्रेच होता है, वो खिंचना शुरू होता है। उसके बाद इनका न्यूक्लियस 2 हिस्सों में टूट जाता है और उसके बाद बाकी जो सेल की बॉडी होती है वो भी 2 हिस्सों में टूट जाती है। इस तरीके से एक सेल से 2 सेल बनते हैं और यही टूटना बार बार होकर मिलियंस ट्रिलियंस सेल को जन्म देता है, जिससे एक पूरी बॉडी का शरीर बन जाता है, मतलब एक पूरी बॉडी बन जाती है किसी मनुष्य की या पेड़ पौधों की। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, एवरी लिविंग बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। जितनी भी बॉडी हैं, जितनी भी जीव जंतु की बॉडी हैं, वो या तो एक सेल से बनकर बनती हैं या फिर एक से ज़्यादा अरबों खरबों सेल्स, अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। प्रत्येक जीव का शरीर एक या एक से अनेक कोशिका से बनता है, ये बात आपको याद रखनी है। और मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया भी था, जो जीव जंतु एक सेल से मिलकर बनते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जो जीव जंतु लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं उनको हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, एवरी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी के, वो सेल्स के अंदर ही होते हैं। सभी रासायनिक क्रिया कोशिका में होती है। नंबर 4, न्यूक्लियस इज़ सेंटर ऑफ दी सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो कोशिका का केंद्र होता है। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो सेल थ्योरी को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सेल्स, कुछ महत्वपूर्ण कोशिकाओं के बारे में हम जानते हैं। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? वो होती है माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, मतलब ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म, शुक्राणु। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओवम, अंडाणु। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। ये कुछ इम्पोर्टेंट कोशिकाएं हैं जो डायरेक्ट हमसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, तो ये आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। सबसे पहले मैं आपको बस एक हल्का सा स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, देन उसके बाद हम एक एक चीज़ अच्छे से हम क्लियर करेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम देखते हैं ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक साइड की जो लेयर होती है जिसके बीच में जितने भी अवयव हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही ये कवर्ड होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रोजम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूले, गोल्जी एपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। और जितनी भी चीज़ें हैं हम टॉपिक वाइज एक एक करके हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ये देखिए मैंने एनिमेशन लगा रखा है एक सेल के अंदर का। अब बीच में देखना, ये पर्पल कलर का जो है ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो हैं ये हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो एक जिगजैग फॉर्म में है, और साइड में ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं और ये वैक्यूल हैं जो बीच में एक जेली के अंदर तैर रहे हैं। और नीचे जो मैंने इमेज लगा रखी है ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज है जिसको हम पावर हाउस ऑफ दी सेल भी कहते हैं। फ़िलहाल अभी हम एक एक चीज़ टॉपिक वाइज आगे क्लियर करते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। सेल्स, कोशिका, 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होता है एनिमल सेल जिसको हम जंतु कोशिका कहते हैं, दूसरा होता है प्लांट सेल जिसको हम पादप कोशिका भी कहते हैं हिंदी में। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो प्लांट सेल होता है इसके साइड में सेल वॉल होती है, लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसके साइड में सेल वॉल नहीं होती। इसका रीज़न ये है कि जो सेल वॉल होती है ये प्लांट्स में एक तनाव देने के काम आती है। प्लांट्स सीधे खड़े रहते हैं वो सेल वॉल की ही मदद से, लेकिन जो एनिमल सेल होता है इसमें सेल वॉल नहीं होती, तो इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा लचीली होती है। जीव जंतुओं की बॉडी बहुत ज़्यादा लचीली होती है। हमने अपने आप में भी देखा होगा, जब हम अपनी स्किन को कहीं पर भी टच करते हैं तो वो वहीं से ही शेप चेंज कर लेती है, वहीं से अंदर की तरफ दब जाती है। तो ये सेल वॉल ना होने की वजह से ही होती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं आगे क्या है। सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये साइड की एक सराउंडिंग होती है। ऑल ऑर्गेनल्स आर सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी अवयव हैं एक सेल के अंदर, वो एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली से घिरे रहते हैं। जी, एक झिल्ली होती है जो उनको चारों तरफ से घेरे रहती है, उसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। ये बोथ एनिमल और प्लांट सेल्स, जंतु और पादप कोशिकाएं दोनों में पाए जाते हैं। दे रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस गो टू सेल्स। ये कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करते हैं। मतलब सेल के अंदर क्या चीज़ जाएगी, ये उसको वहाँ से एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं जिसमें से वो मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाते हैं। दे आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये है कि ये परमिशन नहीं देते हर किसी को सेल के अंदर जाने की। सेमी मतलब होता है आधा, परमिएबल मतलब होता है परमिशन। मेम्ब्रेन जो ये झिल्ली होती है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अंदर जाने का रास्ता नहीं देती। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को ये अंदर जाने की परमिशन दे रही है, लेकिन जो ब्लू कलर के हैं ये एक्वापोरिन मॉलिक्यूल्स, इनको ये अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रही है। इस तरीके से ये वर्क करता है जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम सेल वॉल, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। ये बनती है सेल्यूलोज से। जो प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज से ही बनती है ये सेल वॉल। लेकिन जो और होते हैं एनिमल सेल्स होते हैं, उनमें नहीं पाई जाती है ये। दिस मेंटेन्स द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। यह कोशिका का निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक है। दिस गिव्स रिजिडिटी टू प्लांट्स। यह पेड़ों को कठोरता भी देता है। जो पेड़ होते हैं उनमें कठोरता इन्हीं सेल वॉल की मदद से होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कठोर होती है। और जो पेड़ होते हैं उनको एक ही जगह पर रहना होता है, तो उनको अपने बल पर ही खड़े होना होता है, तो उनके सेल में सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन जो एनिमल होते हैं वो मूवेबल होते हैं, उनके शरीर का एक एक हिस्सा मूव करता है। हम अपनी स्किन को भी टच करते हैं तो वो अंदर की तरफ दब जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब ये सेल वॉल बनती किस चीज़ से है, ये सिर्फ मैंने हिंदी में ही लिख रखा है। आप इससे, क्योंकि नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सेम है, तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जंतु में लिपिड और प्रोटीन, पादप में सेल्यूलोज से बनती है, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है ये सेल वॉल, कवक में काइटिन से बनती है सेल वॉल। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? द प्रोग्रामिंग सेंटर ऑफ द सेल फाउंड इन सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। यह साइटोप्लाज्म के मध्य में एक रचना होती है जो कोशिका के प्रबंधक रूप में काम करती है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म जो एक जेली टाइप होता है, जो एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर भरा होता है, उसके एकदम बीच में होता है न्यूक्लियस। इसको माइंड ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। इसको सबसे पहले डिस्कवर करा था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। रॉबर्ट हुक से इसको कंफ्यूज मत कर देना। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी थी जो कि एक डेड सेल था, लेकिन सेल के बीच में जो न्यूक्लियस है इसको रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोज करी थी। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है और सेंट्रोजम्स होते हैं। अब मुझे आंसर दीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर कितने सेंट्रोजम्स होते हैं, कितने पेयर ऑफ सेंट्रोजम्स होते हैं, गुणसूत्र के कितने पेयर, कितने जोड़े पाए जाते हैं। ये मैं आपको साइंटिस्ट किसने डिस्कवर करे थे ये नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस में आने वाली चीज़ हैं, तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करें और नोट्स बना लीजिए इनका। इसके बाद हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम अंतःपर्दव्य जालिका भी बोलते हैं। इट प्रोवाइड इंटरनल हेल्प टू सेल्स। यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। अब ये क्या सहायता प्रदान करता है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसको किसने खोजा। इसकी खोज कीथ पोर्टर, एल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फुल्लम ने की थी। यह दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, इसका काम होता है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायता करता है। दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। इसका काम होता है, इसमें एक राइबोसोम्स नाम के छोटे छोटे कण चिपके होते हैं जिनका काम प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये जो राइबोसोम्स, इसमें खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स जो चिपके होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं मतलब प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हमने ये पढ़ा था, इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़, जीवधारियों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसका आंसर है सेल यानी कि कोशिका। तीसरा क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? इसका आंसर है न्यूरॉन। चौथा क्वेश्चन है, इन प्लांट सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किस चीज़ से बनी होती है? इसका आंसर है सेल्यूलोज। पांचवा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बियर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्योंकि मैंने इसको पहले पढ़ा रखा है। इसके बाद हम आगे की चीज़ें भी जो हमने यहाँ पर छोड़ रखी हैं वो हम अगले पार्ट में इसको टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आपके लिए इतनी सी वीडियो बनाने के लिए मुझको पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपना राय कमेंट में दें कि आपको वीडियो क्या लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।